हिंदी में बोल रहा हूँ फिर अंग्रेजी में बोलूँगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज काफी दिनों बाद 3-4 दिन का गैप लेने के बाद आज शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज हम बात करते हैं सोरेटिक अर्थराइटिस की। कई लोगों ने कहा सोरेटिक अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, मैं भी कहता हूँ ठीक नहीं होता। 90% तक अगर आपने इम्प्रूव कर दिया तो सालों साल सिम्टम नहीं आते। ठीक है, जॉइंट्स का इन्फ्लामेशन सालों साल नहीं होता है। मेरे पास काफी पेशेंट्स हैं जो सोरेसिस के लेवल पर सोरेटिक अर्थराइटिस से ग्रसित होकर आए, क्योंकि हमें जल्दीबाजी है, हर चीज को सीखने की जल्दीबाजी है। ठीक है, हर चीज को मेरे अनुसार समझना एक अलग चीज है और आपके अनुसार समझना एक अलग चीज है। मैंने आज निर्णय ले लिया कि सबको आपके अनुसार ही बताऊंगा मैं। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। याद रखना दोस्तों, जब सोरेटिक अर्थराइटिस डेवलप होता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सोरोसिस। ठीक है, सोरोसिस क्या होता है, सोरोसिस के बारे में जानना बहुत जरूरी है अर्थराइटिस को अगर आपको ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि अर्थराइटिस को तो रोमेटिक और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों हमने समझा हुआ है। अर्थराइटिस का पूरा ट्रीटमेंट, खासतौर से रोमेटिक अर्थराइटिस का पूरा एज इट इज ट्रीटमेंट यहाँ पर लागू होगा, बिकॉज रोमेटिक अर्थराइटिस इज आल्सो एन ऑटोइम्यून डिसीज एंड सोरोसिस आल्सो अ ऑटोइम्यून डिसीज। इसलिए सोरेटिक अर्थराइटिस में रोमेटिक अर्थराइटिस जैसा ही ट्रीटमेंट होगा, रोमेटिक अर्थराइटिस जैसे ही सिम्टम्स होंगे, सारे सिम्टम्स फॉलो करेंगे रोमेटिक अर्थराइटिस को। लेकिन सोरोसिस के बारे में भी समझना 2 लाइन में जरूरी है। सोरोसिस भी एक ऑटोइम्यून डिसीज है और ये स्किन से रिलेटेड होती है।
स्किन से रिलेटेड होने के कारण यहाँ पर जब एक्सफोलिएशन होता है, स्किन बाहर की तरफ निकलती है तो बड़े बड़े फ्लैक्स वहां पर निकल के आते हैं, कई प्रकार की होती है, फ्लैट, स्कैब के रूप में, गट्टेड सोरोसिस के रूप में, कई प्रकार की। जब हम स्किन पढ़ेंगे और सोरोसिस पढ़ेंगे तब वहां पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन इतना जान लीजिए, सोरेटिक अर्थराइटिस जो होता है स्पेशली एक ऑटोइम्यून डिसीज होती है। एज इट इज सोरेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर जाओगे एसोसिएटेड विद सोरोसिस, हमेशा सोरोसिस के साथ एसोसिएटेड होगी, ये सोरेटिक अर्थराइटिस कहलाएगा। यानी इंफ्लामेटरी अर्थराइटिस यानी रोमैटिक अर्थराइटिस तो है ही, साथ में वो सोरोसिस के साथ में एसोसिएटेड होती है, इसीलिए बहुत ही सीवियरिटी की कंडीशन के रूप में यहां पर सामने आती है। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार का निर्माण करती है, एक माइल्ड स्टीफनेस के रूप में और एक अर्थराइटिस जो होता मल्टीकैंस के रूप में। यानी दो कंडीशन डेवलप होती है, एक नॉर्मल माइल्डर फॉर्म होती है जो आपके रोमैटिक अर्थराइटिस के लेवल पर होता है, एज इट इज होती है, लेकिन पूरे बॉडी में स्किन के इरप्शंस आपको देखने को मिलते हैं जगह जगह, एल्बो के लेवल पर, ठीक है, आपके स्काल्प के लेवल पर, आपके लेग्स के लेवल पर, ठीक है। याद रखना 10 to 20% ऑफ पेशेंट सोरोसिस के साथ अर्थराइटिस को डेवलप करते हैं। यदि ऑटो इम्यून डिसीज के लेवल पर, रोमैटिक अर्थराइटिस के लेवल पर आपको टैली करते हुए नजर आएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा सोरोसिस के साथ अर्थराइटिस डेवलप होता है, मतलब होता है, ठीक है। लेकिन उसमें जब स्किन डिसीज नजर आती है, स्किन के रेशेस नजर आते हैं, खास तौर से एल्बो जॉइंट के लेवल पर, स्काल्प के लेवल पर, फिंगर के लेवल पर, लेग्स के लेवल पर, आपके बॉडी के लेवल पर, तो आप इंडिकेट कर लीजिएगा हाँ भाई ये सोरेटिक अर्थराइटिस है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, कोई एकाएक डेवलप नहीं होती। सोरेटिक अर्थराइटिस को देखा गया है, मैंने कई सोरोसिस के पेशेंट देखे हैं, 10 साल के बाद, एवरेज 10 इयर्स के बाद में ही सोरेटिक अर्थराइटिस के जो चेंजेस होते हैं वो डेवलप होते हैं, अर्थात यूजुअली 10 इयर्स के अंदर ही स्किन रेशेस उत्पन्न होते हैं दोस्तों, और तब सोरेटिक अर्थराइटिस के सिम्टम अकॉर्डिंग टू कंडीशन उस स्किन रेशेस के साथ पेशेंट में डेवलप होता है, ठीक है। याद रखना, और टिपिकली जितने भी केसेस आप देखेंगे, एक अनुभव के अनुसार बता रहा हूं, मिडिल एज के लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड करता है। हालांकि ये निर्भर नहीं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज है, किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है, किसी भी एज में हो सकता है, नेवर माइंड। मैंने 9 साल के एज में रोमैटिक अर्थराइटिस के साथ सोरेटिक अर्थराइटिस को होते हुए देखा है, 9 इयर्स के एज में, क्योंकि जेनेटिकली है, हेरिडिटरी, इसलिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऐसे केसेस में जब आप रोमैटिक अर्थराइटिस देख रहे हो तो रोमैटिक अर्थराइटिस में दो कंडीशन होती है, एक सीरो नेगेटिव, एक सीरो पॉजिटिव, ठीक है। वहां पर क्या, सीरम में रोमैटिक फैक्टर पॉजिटिव होता है, यहां पर सीरो नेगेटिव होगा, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यहां पर सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो अर्थरोपैथी, स्पॉन्डिलो यानी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई, लंबर सैक्रल, ठीक है। याद रखना स्पॉन्डिलो पर्टिकुलर, जो आप सीरो नेगेटिव कंडीशन देखोगे तो स्पॉन्डिलो आर्थरोपैथी के रूप में एक केस दिखेगा, जिसको आप रिएक्टिव अर्थराइटिस भी कहते हो। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस वन ऑफ द लीडिंग कॉज, रिएक्टिव अर्थराइटिस एवं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और इंट्रोपैथिक अर्थराइटिस, इंटरनल कारण से इंट्रोपैथिक अर्थराइटिस जो डेवलप होती है, तमाम कंडीशन सोरेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर वहां पर कंट्रीब्यूटिंग करती है। इस कंडीशन में जो लोग स्मोकर होते हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं दोस्तों, उन लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसीलिए ऐसे पैटर्न जब आपको देखने को मिले, टोटली जॉइंट्स में रोमैटिक अर्थराइटिस का एज इट इज उठा लो ऊपर से नीचे तक सब आपको मिलेगा, ठीक है। याद रख लेना, पूरा का पूरा जॉइंट उसी प्रकार से अफेक्टेड होता है जिस प्रकार से रोमैटिक अर्थराइटिस है। इसलिए रोमैटिक अर्थराइटिस में क्या होता है, यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं, हमारा टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको बता रखा है, रोमैटिक अर्थराइटिस बहुत अच्छे से बता रखा है, अपडेटेड फॉर्म में बता रखा है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से बता रखा है, इसीलिए याद रखना यहाँ पर टिपिकली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दो कंडीशन डेवलप होती है। सिमेट्रिकल अर्थरोपैथी क्या होता है दोस्तों, सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, यानी इधर हुआ तो इधर भी होगा, लेग्स में हुआ तो दूसरे लेग में होगा, वो होता है सिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। याद रखना ज्यादातर वुमेन में होता है, हैंड्स के लेवल पर, रिस्ट के लेवल पर, एंकल जॉइंट के लेवल पर। याद रखना डिस्टल इंटरफेरेंजियल जो आपके जॉइंट्स होते हैं, फिंगर के लेवल पर आप देखोगे दोस्तों, एमसीपी। याद रखना दोस्तों, जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट होते हैं लेस कॉमनली अफेक्टेड होता है, जैसे कि रोमैटिक अर्थराइटिस में होता है। याद रखना दोस्तों, एसिमेट्रिकल पॉलीआर्थराइटिस यानी एक हाथ तो एक पांव,
इधर का हाथ इधर का पांव, याद रखना ओनली अफेक्टेड ओनली फ्यू जॉइंट्स। डिजिट्स ऑफ फिंगर्स जो होती है ना आपके इस हाथ का, तो इस पांव की फिंगर्स अफेक्टेड होगी, फ्लेंजेस अफेक्टेड होगी दोस्तों, याद रखना। बहुत कॉमन आपके सोरेटिक अर्थराइटिस के केसेस होते हैं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, तीसरा पेशेंट भी होता है स्पॉन्डिलिटिक पैटर्न, और स्पॉन्डिलाइसिस स्पॉन्डिलाइटिक पैटर्न सबसे ज्यादा मेन में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कार्टिकोस्टेरॉइड लेता है, बहुत ज्यादा पेन किलर लेता है, उन लोगों में बहुत कॉमन रूप से इम्यूनिटी का बैकअप होने के कारण बैक स्टिफनेस, सेक्रोइलियाइटिस और प्लांटर, जितने भी प्लांटो एक्सिलिस जॉइंट होते हैं जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेक के लेवल पर होता है, जिसका इन्वॉल्वमेंट आपका नेक होता है और नेक से शुरू होकर दोस्तों नीचे की तरफ आता है, अन्य बहुत सारे एरिया जो है बॉडी के इन्वॉल्व होते हैं। खासतौर से स्पाइन में जाओगे, एक्किलिस टेंडन्स का नाम सुना होगा आपने, लेग्स में एक्किलिस टेंडन्स, प्लांटर फेशिया का आपने नाम सुना होगा, बोथ आर इन्वॉल्व, ठीक है। और जिस लेवल पर चर्चा चल रही थी रूट के लेवल पर, कुछ लोगों को बुरा लग रहा था कि हम लोग उसको डिस्क्राइब नहीं करते दोस्तों, अभी उसका नाम नंबर ही नहीं आया था, और मैं आपको दावे से कहता हूं सोरेटिक अर्थराइटिस में मैंने उसका बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है रूट का, ठीक है। आज उसका पूरा डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल सहित आपको डालूंगा कि ये कहाँ कहाँ काम करता है। सबका अपना लेवल है। अब आप लोग तो चाहते हो कि जो 12वीं में पढ़ाया जाए वो 5वीं में पढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब ऐसा ही होगा, मुझे डालना ही नहीं है कोई भी बेस। अब जो आपको सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगा वही पढ़ाऊंगा मैंने राकेश सर को भी मना कर दिया है, जिन जिन लोगों को मैंने प्रूवन के लिए दिए मैं सबको मना कर दिया, कोई भी प्रूवन प्रोटोकॉल नहीं देगा। जितने सीनियर है केवल सीनियर को दो, इनको इनके लेवल। मेरे क्लास में कभी कोई जूनियर सीनियर होता ही नहीं भाई, मेरे को आप कोई बुरा थोड़ी हो सिन्हा जी, मैं आपको बुरा थोड़ी, मैं तो चाहता हूं कि आपको मैं ऐसा बनाऊं आप मुझे दिलों में याद रखो, ठीक है। पैसा महत्व नहीं रहता मेरे लिए, पैसे का कोई महत्व नहीं है, ठीक है ना। दिलों से याद करने वाली चीज होना चाहिए, ठीक है। छोड़िए, मैं तो सिखाने के लिए बैठा हूँ। साइन की बात करते हैं। जब आप सोरेटिक अर्थराइटिस को देखते हो तो आप डॉक्टर हो, आपको वहां पर साइन देखना पड़ेगा। सिम्टम तो पेशेंट ने बता दिए कि भाई ये रोमेटिक अर्थराइटिस के ये साइन है, ये रैशेस हो रहा है, ये जॉइंट में स्वेलिंग हो रही है, पेन हो रहा, मुझे तो मूवमेंट करने में दिक्कत हो रही है, रेस हो रही है। याद रखना, स्किन प्लैक्सिस ऑफ सोरियासिस आपको हर जगह दिखेगा, लेकिन सबसे टिपिकल सिम्टम आपको जो नजर आएगा ना, आप हमेशा याद रखना, नेल्स को ऑब्जर्व करना। जब आप किसी भी व्यक्ति के नेल को ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये जो पर्टिकुलर नेल का जो पोर्शन होता है, यहां पर आपको हमेशा इस प्रकार से फिटिंग नजर आएगी। ये जो फिटिंग नजर आ रही है ना, ये जो पिगमेंट नजर आ रहे हैं ना, आप हमेशा ऑब्जर्वेशन करना। मैंने 100% वहां पर ऑब्जर्वेशन किया है, फिटिंग ऑफ नेल्स नजर आती है। इवन ऑन्कोमोसिस, यानी आप सीधे यहां पर आप देखेंगे ना, जो आपका जो नेल है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फिंगर का नेल से आपको वहां पर एनाकोलोसिस जो नजर आता है वो देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको पूरी उंगली की उंगली इन्फ्लामेशन यानी डेक्टिलाइटिस आपको देखने को मिलेगा। फुल फिंगर का इन्फ्लामेशन, यानी ये पूरी की पूरी फिंगर आपको यहाँ पर अर्थराइटिस के लेवल पर पूरी की पूरी डेक्टिलाइटिस बोलते हैं, ये डेक्टिलाइटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंथेसाइटिस आपको देखने को मिलेगा, यानी यहां पर दोस्तों आपके टोस के लेवल पर बोन में टेंडन जो वहां पर रहते हैं ना, याद रखना, ये जो मैंने बनाया डायग्राम, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है दोस्तों। यहाँ बोन में जो टेंडन अंदर बोन के लेवल पर धसे हुए रहते हैं, वहां पर इन्फ्लामेशन होता है, पेशेंट पांव भी नहीं रखेगा। इतना सीवियर सोरेटिक अर्थराइटिस के सिम्टम यहाँ पर इस एंथेसाइटिस के लेवल पर, ENTHESITIES एंथेसाइटिस के लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। मैंने देखे हैं 2 पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन में आए थे, लेग्स पे बिल्कुल पांव भी नहीं रख पाते थे, केवल इस ऑयल का वहां पर अप्लाई करा के गर्म सिकाई करा गया 1 महीने के बाद में। याद रखना, यहाँ पर इस अप्लाई को कराकर गर्म सिकाई कर दिया गया सोरेटिक कंडीशन में, बहुत सीवियर जो पेन था, विद इन 7 to 10 डेज के अंदर रिकवरी शुरू हो गई, और 1 मंथ के बाद में कंप्लीट क्योर नहीं होता है, मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन 90 से 95% उसको क्योर करके रख दिया दोस्तों। उसके सिम्टम थे दूसरों को ना दिखे, उसकी जो तकलीफ थी उसको खुद को महसूस ना हो, ये कंडीशन में हमने ला के रख दिया। आज भी ये प्रोटोकॉल आज भी उपयोग कर रहा है, महीने में 1 डोज,
वेन 1 का 1000 एंड S1 का 1000 आज भी। और इसका रिजल्ट जिन जिन लोगों ने सोरोसिस के लेवल पर लिया, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोगों ने जो हमारे पूर्व में क्लासेस में रहे उन्होंने जब यूज किया है, वंडरफुल वहां पर रिजल्ट लिए दोस्तों सोरेटिक के लेवल पर। वो सब जानते हैं इन फार्मूलेस को, इसलिए याद रखना जब आप इन केसेस को देखोगे तो यही नहीं है, और भी मैं बताता हूं बहुत सारे एसोसिएशन सिम्टम आपको नजर आएंगे। जब आई डिसीज देखोगे मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं कंजक्टिवाइटिस बहुत इजीली हो जाती है, बार बार होती है। और यहां पर एंटीरियर यूवेआइटिस नजर आता है, जो यूवेआइटिस की जो इन्फ्लामेशन होती है वो यहां पर बहुत कॉमन रूप से देखने को मिलता है। यही नहीं दोस्तों, जो हार्ट से एओर्टा आता है और वो एओर्टा जब असेंडिंग आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा होता है, तो वो जो एओर्टाइटिस जो डेवलप होता है, एओर्टा का जब इन्फ्लामेशन, सोचिए आप अगर एओर्टा का इन्फ्लामेशन हो गया, एओर्टाइटिस हो गया, डेफिनेटली मान के चलो वहां पर पूरे एब्डोमिनल लेवल पर इन्फ्लामेशन आपको नजर आएगी, पूरे आर्टरियल लेवल पर आपको इन्फ्लामेशन नजर आएगी। आप सोच लो कितना डेंजरस होता है सोरोटिक आर्थराइटिस। इवन एमालाइडोसिस भी नजर आएगा। अब ये क्या होता है एमालाइडोसिस, मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा जब इसका 1 बाय 1 आपको प्रोटोकॉल बताऊंगा। एमालाइडोसिस जब डेवलप होता है, प्रोटीन का एबनॉर्मल इनलार्जमेंट हो जाएगा, वहां पर कलेक्शन हो जाएगा, इसलिए यहां पर सोरेटिक एपिडर्मोलॉजिकल स्क्रीनिंग टूल आपको अपनाना पड़ेगा, तब जाकर आपका डायग्नोसिस होता है। ठीक है, यहां पर पेस्ट बोलते हैं इसको, PEST पेस्ट, नाइस रिकमेंडेड पेशेंट विद सोरेटिक स्क्रीन फॉर सोरेटिक आर्थराइटिस। आपको पूर्ण रूप से सोरोसिस पे ध्यान देना है, क्योंकि रोमेटिक आर्थराइटिस आपको पता है, रोमेटिक आर्थराइटिस का प्रोटोकॉल आपको क्या देना है आपको पता है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पर रोमेटिक के लेवल पर आपको न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, नथिंग, आप न्यूट्रल कर दीजिए उसको। ठीक है, सोरोसिस के लेवल पर आप जाइए, आपको हाई चलना है, नेगेटिव चलना है। ठीक है, लेकिन ये दो प्रोटोकॉल आर्थराइटिस के लेवल पर न्यूट्रिशन के भी आप पर है, लेकिन याद रखना मैं फिर समझा रहा हूं आपको, ऑटो इम्यून डिसीज है, बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है, थर्ड डायल्यूशन से 10th पे चले जाइए। अगर आपको नजर आ रहा नहीं साहब बहुत क्रॉनिक है, वहां न्यूट्रिशन की इतनी जरूरत नहीं, इसको सेकंड से 10th में जाइए, लेकिन इसको 10th से आप थर्ड में ले जाइए। आप देखिए मैजिक, जो आदमी इतने सालों में ठीक नहीं कर पाया, विद इन 10 मंथ, अब ये मत बोल देना साहब 15 दिन में रिजल्ट। आप में ग्रुप में कई लोग ऐसे भी हैं, मैं इसीलिए कहता हूं नॉलेज रखिए, आप नॉलेज रखिए कि ये एक्यूट है क्रॉनिक है सब एक्यूट है। भाई आप डॉक्टर्स हैं और आप कहते हैं कि रोमेटिक आर्थराइटिस में 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिला सर आपके प्रोटोकॉल का, तो या तो मैं या आप दो में से एक कोई भी गलत है। आपको सही करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि हमारा ग्रुप इतना अपडेट हो जाए कि अगर हम बाहर जाएं तो उस ग्रुप के बाहर भी हम उन लोगों को समझा पाए व्हाट इज रोमेटिक आर्थराइटिस। ठीक है, और कितना समय लगेगा, ऑटो इम्यून डिसीज है, कितना समय लगेगा ये निर्णय ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। पेशेंट कितना ईमानदार है, कितने समय तक आपका प्रोटोकॉल्स को ले रहा है, उतना ज्यादा तेजी के साथ रिकवरी करेगा, याद रख लेना। इसीलिए आप जॉइंट पेन पे देखते हो, आप स्वेलिंग के लेवल पर देखते हो, आप अर्थराइटिस के लेवल पर देखते हो, आप नेल के लेवल पर प्रिंटिंग देखते हो, जो मैंने आपको बताया कॉमन रूप से डायग्नोसिस होता है। ठीक है, लेकिन याद रखना आप जब एक्सरे देखते हो ना, तो एक्सरे में आप जो एक्सरे कराओगे सोरेटिक आर्थराइटिस के लेवल पर क्या मिलेगा आपको, आर्थराइटिस के सिम्टम क्या मिलेगा आपको अर्थराइटिस में। बोन पर क्या क्या पाया जाता है, बोन के ऊपर कवरिंग होती है जिसको पेरियोस्टियम कहते हैं, पेरियोस्टियम की इन्फ्लामेशन मिलेगी, पेरियोस्टाइटिस मिलेगा, करेक्ट, पेरियोस्टाइटिस मिलेगा। एंकल जॉइंट है, एंकल जॉइंट में क्या मिलेगा, एंकिलोसिस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, बोन बन रही है आपकी, टूट रही है, दोनों प्रोसेस हो रही है बोन में, ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट। ठीक है, यहां पर ओस्टियोलाइसिस मिलेगा, यानी बोन टूटती भी मिलेगी, बोन की जो डेली डिफॉर्मेशन डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन होता है वो ज्यादा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डेक्टोलाइटिस मिलेगा आपको, और डेक्टोलाइटिस का जो गुण होगा वो आपको यहाँ पर स्पेशल देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ पर फिंगर देखेंगे दोस्तों, तो फिंगर आपको इस प्रकार से नजर आएगी। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर इसकी टिप है, यहां पर इसका बिल्कुल फ्लैट एरिया है, लेकिन यहां पर टिप आपको इसके अंदर जाती हुई नजर आएगी, अर्थात यहां पर तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस होती है ये इस प्रकार से होती है।
आप लोगों में से अगर किसी ने देखा हो ध्यान से, ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन यहां पर देखिए ये नुकीला एरिया हो गया, अर्थात पेंसिल जैसा हो गया। पेंसिल इन कप अपीयरेंस, एक पेंसिल को आपने किसी कप में रख दिया है, ठीक है, इस प्रकार से पेंसिल इन कप अपीयरेंस आपको नजर आएगा, यानी सेंट्रल इरोजन नजर आएगा। ये आपको नजर आ रही है होलो कैप, ठीक है, ये नजर आ रही है आपको नैरो पेंसिल, और ये किसमें जा रही है, सेंट्रल इरोजन, यानी बीच में जाकर चुभेगी। अब आप सोचिए ये उंगली है और बीच में जाकर आपको चुभ रही है, कैसा महसूस होगा दोस्तों, ठीक है, ये कहलाता है सोरेटिक अर्थराइटिस के सिम्टम, ठीक है। और ये टिपिकली आपको याद रखना है, ये सिंपल, जो सिंपल कैटेगरी होगी सोरेटिस की वो देखने में मिलता है, लेकिन दोस्तों एक और कैटेगरी होती है अर्थराइटिस मल्टीकैंस, यानी मल्टीपल रूप में सीवियर फॉर्म होता है, और ये ऐसा फॉर्म होता है पेशेंट टोटली बिस्तर में होता है और इतना सीवियर पेन होता है उसको कि तमाम प्रकार के पेन किलर खा के आपके पास आता है ना। याद रखना ऐसा पेशेंट आएगा ना, सबसे पहले आपको S1 10,000 Ven1 10,000 देना है, 3 डोज। क्यों? क्योंकि जितने कार्टिकोस्टेरॉइड है, जितने पेन किलर है, सबके साइड इफेक्ट हटाइए सबसे पहले। जैसे साइड इफेक्ट हटेगा 15 दिन के अंदर आधे पेन के सिम्टम गायब हो जाता है, ये खुद पेशेंट का कहना है, ठीक है, क्योंकि आप कार्टिकोस्टेरॉइड और एंटी पेनकुलर रेमेडी के माध्यम से जितने साइड इफेक्ट डेवलप हुए सब आप हटा चुके होंगे। और इसीलिए याद रखना जितने भी फेरेंजेस होते हैं, फिंगर, टोज, उसमें ओस्टियोलाइसिस हो जाता है, यानी बोन का लॉस होना शुरू होता है, आपकी बोन आड़ी तिरछी हो जाती है, एक दूसरे जॉइंट के करीब आ जाती है। ये देखो कितनी गैप हो गई, इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, ऐसी यहां आ गई, ठीक है, यहां आ गई, कई बार ऐसे आड़ी तिरछी हो जाती है, ठीक है। याद रखना दोस्तों, जो फेलेंक्सिस के अराउंड्स में बोन जो होती है, एक दूसरे की जो बोन होती है, इनके अराउंड जो बोन होती है ना, सारी के सारी बोन में डिस्ट्रक्शन हो जाता है। याद रखना, डिजेनरेशन एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है, स्किन वहां की फोल्ड में आ जाती है, और यही कारण है इसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक फिंगर, टेलीस्कोपिक फिंगर के जैसे दिखने लग जाती है। और इसीलिए दोस्तों जब आप यहाँ पर सोरेटिक अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट की बात करेंगे, रोमेटिक अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के साथ स्किन के लेवल पर आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू साइमल्टेनियसली बोथ स्किन सोरोसिस एज वेल एज रोमेटिक अर्थराइटिस। और ये जो प्रोटोकॉल है मेरा फेवरेट प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर सोरोटिक अर्थराइटिस पे सबसे पहले सोरोसिस के जितने भी कॉमन सिम्टम स्किन के ऊपर स्केल आ रही है, उस स्केल पे जाइए। आप देख रहे हो कि स्किन में एपिथेलियल सेल्स का एक्सफोलिएशन हो रहा, बाहर निकल रहा, यानी S5 C5 सुपरफिशियल लेवल पर आप देखो व्हाइट 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 गट्टे जितने भी आपको वहां पर स्पॉट नजर आते हैं, ठीक है। तो आप S5 C5 A3 Ven1 L1, S5 C5 A3 L1 Ven1, हमें केवल ऊपर सुपरफिशियल लेवल, भाई सिंपल इचिंग में मैंने क्या बताया था, S3 C1 L1 Ven1 एक एक ड्रॉप डाल दो या 10th में दे दो, पेशेंट को सिंपल खुजली चली जाएगी। अगर आपने S5 C5 A3 Ven1 L1, तो डिसीज की 5वीं स्टेज, भाई सोरोसिस क्या है, ऑटोइम्यून है, और ऑटोइम्यून है तो Ven1 के बगैर ठीक हो जाएगी, ब्लड प्यूरिफायर करने के बगैर ठीक हो जाएगी, मिडिल मैन के बगैर ठीक हो जाएगी, क्या S5 C5 सुपरफिशियल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, इसके बगैर ठीक हो जाएगी, ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए हमारा प्रोटोकॉल S5 C5 A3 Ven1 L1 200 या 1000, अगर 1000 देना है 3 डोज या हर 10 डेज में एक एक डोज, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपको 200 देना है, डेली 10 ग्लोबल्स मॉर्निंग में डेली दो। ग्लोबल्स में देने के दो फायदे हैं, आप अगर ग्लोबल्स में दोगे माइन्यूट डोज दे रहे हो, ठीक है, माइन्यूट डोज दे रहे हो, जैसे आप वहां पर कप में घुलते हो, डिजॉल्व होता है, गैसेस स्टेट में आता है, आप दे दो, बहुत फास्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो ऐसे आएंगे फटाफट स्पॉट गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कहां गए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर सोरेसिस को कवर किया, लेकिन अगर आपके पास लेटर हाफ में आता है, बहुत क्रॉनिक केस आता है, बहुत सीवियर केस आता है, कोई बात नहीं, यहां से शुरू करिए, ये तो डेली देना ही है, लेकिन यहां से शुरू करिए। S1 10,000 दीजिए, Ven1 10,000 दीजिए, एक को सुबह दे दो, एक को शाम को दे दो, ठीक है। आपको वहां पर 3 डोज देना है, सुबह शाम 3 दिन तक लगातार दे दो, बाकी का ये प्रोसेस शुरू कर दो। अगले महीने आए 5,000 दे दो, अगले महीने आए 1,000 को कंटिन्यू करो 3 से 4 महीने, टोटल 6 महीने हो गए। आप अपने कैश को फिर से रीस्टैब्लिश करके देखो क्या है स्थिति, अगर कंप्लीट हो गया कोई दिक्कत नहीं है, S1 और Ven1 को वीकली दो, देन 15 दिन में एक बार, देन मंथ में एक बार, और उसके बाद धीरे धीरे गैप करते जाओ, 2-3 महीने में एक बार दे दो।
ये डोज आपका इसी प्रकार निर्धारित होता है, लेकिन ये डोज कंटिन्यू चलता है। अगर किसी को अर्थाइटिक सिम्टम आ रहे हैं S1L1A3F1C4G सेकेंड डायल्यूशन, आप कर क्या रहे हो? आप मिनरलाइजेशन कैपेसिटी के लेवल को मेंटेन कर रहे हो। आप S1L1A3F1C4G हीलिंग को बढ़ा रहे हो आप, और यहां पर पेन किलर के रूप में आप यहां पर F1C4 को ऐड कर रहे हो। आप यहां पर जब ये प्रोटोकॉल चलाओगे ना, आप चला के देख लेना। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ जनरल टॉनिक D6S5C4G। मुझे मजा नहीं आता कि मैं जनरल टॉनिक का आपको थोप दूं, जिसको करना हो करे, नहीं करे कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है दोस्तों, और जिसने समझ लिया ना वो तो अमृत बना गया। ठीक है, याद रखना S5C5 F1A3L1 Ven1 P2 Ver1 थर्ड या 10th डायल्यूशन में W ऊपर से डाल के दो, 20 ड्रॉप W डाल लीजिए आप ऊपर। ठीक है, बहुत वंडरफुल रिजल्ट मिलता है दोस्तों इसका। ठीक है, मैंने कई बार जब इसको यूज किया तो यहाँ पर Ven1 और P2 में नहीं डालता था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ, रिजल्ट कम आते थे। फिर मैंने S5C5 F1A3L1 में Ven1 P2 और Ver1 को डालना शुरू किया। इतनी जल्दी स्पाज्म जाने लगा दोस्तों कि मुझे आश्चर्य हो गया कि मैं इतने समय से क्या कर रहा था। 20 साल में मैंने कभी नहीं यूज किया, लेकिन अभी के जब मैंने मॉडर्न साइंस का पढ़ना शुरू किया, BHMS करने का यही बेनिफिट मिला मुझे। जब मैंने मॉडर्न साइंस को समझना शुरू किया कि भाई मॉडर्न साइंस क्या सोचता है, मैं वो भी तो देखूं, और उसके बाद जब मैंने ये शुरू किया, मुझे इतना मजा आया दोस्तों कि जिसकी कल्पना मैं नहीं कर पाया। और आज आपके सामने जब बता रहा हूं, और जब आप में से कई लोग ब्रिलियंट रिजल्ट ले रहे हैं, ये मेरी जीत है दोस्तों, आप लोगों की नहीं है। मेरी जीत है कि मैं इसको सही समझ गया, और सही समझ गया हो तो रिजल्ट आपके हैं दोस्तों, आपकी मेहनत है। अगर मेरे जरा से भी बताने में आपको रिजल्ट आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक सिंपल सा सोरेटिक अर्थराइटिस के लेवल पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, हमने जंक्शन पढ़ रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जंक्शन में कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यानी आप कोई चीज दे रहे हो, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे अंदर बाहर हो रही है। आपको ये पूरी बारीकियां, ये 3 डायग्राम ABC और ये वाला कैरियर प्रोटीन, ये डायरेक्ट डिफ्यूजन के माध्यम से, ये किसी के माध्यम से जुड़कर कैसे अंदर आ रहा है, ये सारी चीज आपको बताऊंगा दोस्तों। याद रखना एंकर का काम क्या होता है, पब्लिक और जो करवा रहा है उनके बीच में वहां पर एक फंक्शन को मेंटेन करना। ठीक है, तो एंकरिंग जंक्शन वो जंक्शन होते हैं दोस्तों जो कि सेल के मैकेनिकल अटैचमेंट के जैसे एक्ट करते हैं, यानी सेल को मैकेनिकली, ठीक है, मैकेनिकली अटैक कर देते हैं। और अगर मैकेनिकली अटैक करते हैं तो आपको याद रखना दोस्तों स्ट्रेन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जंक्शन दो सेल को, एक सेल और एक सेल्यूलर मैट्रिक्स के बीच में एक फर्म स्ट्रक्चरल अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। या तो दो सेल मान लो, ठीक है, या पर्टिकुलरली सेल एक्स्ट्रा सेल्यूलर या इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मान लो, इनके दोनों के बीच में बहुत बड़ा स्ट्रेन प्रदान करते हैं। और यही जो एंकरिंग होता है उसका काम ही होता है पब्लिक और जो करा रहा है उसके बीच में वहां पर एंकर का काम करना। इसलिए याद रखना एंकरिंग जंक्शन टिश्यू की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी टिश्यू के लेवल पर जो इंटरनल इंटीग्रिटी होती है उसको मेंटेन करना, यानी अंदर का वातावरण को मेंटेन करना। ठीक है, याद रखना। और ऐसे टिश्यू में उपस्थित रहते हैं जहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, आपको पता है कहां पर रहता है? नहीं पता है? हार्ट में, मसल्स में, स्किन के एपिडर्मिस में आज हमने बात किया। ठीक है, जिसमें सीवियर मैकेनिकल स्टेज की कंडीशन पाई जाती है वहां हर जगह एंकरिंग जंक्शन पाया जाता है। हार्ट में, मसल्स में, स्किन के एपिडर्मिस में, जहां पर सीवियर मैकेनिकल स्ट्रेस पाया जाता है वहां पर टिपिकली पाया जाता है। इसलिए आपको याद रखना है, जो लोग जल्दीबाजी करेंगे उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, और जो ईमानदारी से करेंगे ना, मेरा मानना है इस 16 महीने के बाद आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो सेल या एक सेल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स के बीच में जितना भी फर्म अटैचमेंट नजर आता है दोस्तों, एक्टिव फिलामेंट होता है, और उस एक्टिन फिलामेंट या इंटरमीडिएट फिलामेंट के द्वारा ही प्रोवाइड होता है। इसीलिए एंकरिंग जंक्शन को 4 प्रकार में डिवाइड करते हैं दोस्तों, एक्टिन फिलामेंट अटैचमेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट अटैचमेंट। याद रखना दोस्तों, ये बहुत टिपिकल कैरेक्टर है, लेकिन याद रखिएगा अगर आप समझ जाएंगे ना तो मैं आगे जो डिसीजेस बताऊंगा आप कह दोगे यार यहाँ पर सेल एक दूसरे के साथ में प्रॉपरली अटैच नहीं हो पा रही, और इन अटैचमेंट के फेलियर के कारण अब वो सेल का फेलियर है या एक्स्ट्रा सेल्यूलर इंट्रा सेल्यूलर का फेलियर है, या पर्टिकुलरली जो तंतु जो फिलामेंट उसको जोड़ रहे हैं उस फिलामेंट का प्रॉब्लम है। ठीक है,
सेल टू सेल अगर जोड़ना है उसको एड्रेन जंक्शन कहते हैं, सेल टू मैट्रिक्स जोड़ना है उसको फोकल एडेशन कहते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं अटैचमेंट दोस्तों, डेस्मोसोम सेल टू सेल, ठीक है, और हेमिडेस्मोसोम सेल टू मैट्रिक्स को जोड़ने का काम करता है। अगर ये कैरेक्टर होते हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों, कई जगह पर इनका इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जिस व्यक्ति को ये याद है कि यहाँ पर सेल टू सेल जंक्शन है, वो हर प्रकार के डिसीज को क्योर कर जाएगा, ऑर्गेनो बूस्टर गैंग्रीनल फोर्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको टिपिकल नजर आ रहा। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, कई लोग इसमें कुछ भी डालकर देने को बोलते हैं, मैं आपको फिर समझा रहा हूं, गैंग्रीनल फोर्ट ऑर्गेनो बूस्टर में कोई भी दूसरी चीज नहीं डाले। अगर आप डालेंगे वो अलग जगह जाकर काम करेगा, आपका रिजल्ट फेलियर कर देगा, कई जगह आपको अटका देगा। अगर अटका दिया तो फिर आप ये मत बोलना कि वो फेल है। फंक्शनल मेडिसिन अलग रखना है आपको, ये केवल फिक्स क्राइटेरिया में काम करने। मैंने कई बार प्रयोग करके देख लिया लेकिन वो सक्सेस नहीं मिला, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ठीक है, याद रखना दोस्तों, एक सेल दूसरी सेल से जंक्शन करना, एक सेल को दूसरी सेल के मैट्रिक्स से जोड़ना एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैचमेंट करता है। इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस देखिए, कुछ जगह पर एपिथेलियल लाइनिंग में जंक्शन कंटिन्यूस एडेशन बनाता है, जिसे हम झुनिला एडरेंस कहते हैं दोस्तों, जो टाइट जंक्शन के ठीक नीचे स्थित होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है दोस्तों, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडजेसेंट सेल के मेम्ब्रेन के लेवल पर। वो कुछ ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन्स होते हैं जिसको आप बोलते हैं कैडरेंस। ठीक है, ये कैडरेंस के द्वारा आपस में चिपका हुआ रहता है। इस मेडिसिन मतलब जो कैडरेंस होता है प्रोटीन, इसके माध्यम से कनेक्ट होता है। इसका काम क्या होता है दोस्तों, याद रख लेना, एड्रेन जंक्शन एडजेसेंट सेल को स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट प्रदान करता है। मैकेनिकली आप नट बोल्ट कसते हो ना, नट बोल्ट समझ लो आप, ठीक है, ये नट बोल्ट कस रहा है। इसीलिए याद रखना, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स के बीच में जितनी भी ब्रांचेस पाई जाती है ना, इंटरकैलेटेड डिस्क में जितने भी एडजेसेंट जंक्शन पाए जाते हैं ना, जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होता है तब क्या होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। और जब आप कार्डियक पेशेंट को हैंडल करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो रहा है, तब कार्डियक मसल फाइबर का आपस में यही जंक्शन टाइटली उसको हेल्ड किया रहता है। जब आप खूब रनिंग कर रहे हो जोर जोर से, आपका कौन सा पार्ट वहां पर एक्टिवेट हुआ, है ना, बॉडी की डिमांड बढ़ी ऑक्सीजन के लेवल पर, मेटाबॉलिक प्रोसेस बढ़ गई, है ना, आपको ब्लड सर्कुलेशन मसल्स की तरफ बढ़ गया, कौन पूर्ति करेगा, हार्ट और लंग्स की कैपेसिटी। ठीक है, जितना अच्छा हार्ट, अगर किसी अस्थमा के पेशेंट को, किसी ब्रोंकाइटिस के पेशेंट को, किसी इम्फाइसीमा के पेशेंट को कहे दौड़ लो यार, ठीक है, पता नहीं चला आगे जाकर वो निपट ही गया, है ना, याद रख लेना, क्योंकि ये हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जो यही कार्डियक मसल फाइबर वहां पर टाइटली उसको कनेक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। यही एड्रेनल जंक्शन स्किन के एपिडर्मिस में उपस्थित रहता है, जो स्किन के जितने भी मैकेनिकल स्ट्रेस से सामना करने में मदद करता है। यदि मैं आपको कहूं कि यहाँ पर ये प्रोटोकॉल आप इसमें बी मिला दीजिए, ठीक है, इसमें बी मिला दीजिए, आप जानते हो क्या होगा, मैं कहूं यहाँ वाई मिला दीजिए, आप जानते हो क्या होगा, आप आर मिला दीजिए, क्या होगा। याद रखना, यही चीज समझने की है। यदि आपने एड्रेन जंक्शन स्किन के एपिडर्मिस में उपस्थित है, जो वहां स्किन के मैकेनिकल स्टेज प्रदान कर रहा, तो मैकेनिकल स्टेज में जी का रोल है, ठीक है, इन्फ्लामेटरी में वाई का रोल है। ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, एरिथमा हो रहा है, आर्टरीज का डायलेटेशन हुआ, एरिथमा हो गया, ठीक है, वहां पर रेडनेस हो गया डेवलप, आपको दिख रहा है, लीकेज हो रहा फ्लूइड का दिख रहा है, आपको वहां पर बी का रोल है ना। याद रखना, वाई बी वाई जी ये दोनों अलग अलग लेवल पर काम करेंगे, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप डब्ल्यू का उपयोग करते हो, क्योंकि वो सभी का काम एक साथ कर लेगा। इसलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है। कई जगह फोकल एडेशन होता है, अब फोकल एडेशन सेल से मैट्रिक्स के बीच में होता है, वो फोकल एडेशन कहलाता है। सेल के जितने भी एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, हर ऑर्गन में एपिथेलियल सेल्स अलग होती है, वहां पर हर अध्ययन में आपको जंक्शन सेल्स को उसके बेसल लिमिना के साथ कनेक्ट करने वाले ये एक्टिन फिलामेंट आपको नजर आएंगे। और ये जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन के बाहर से आ रहे हैं, ट्रांस मेम्ब्रेनस प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन को और मैट्रिक्स को होल्ड करके रखते हैं, उसको बोलते हैं इंटेग्रिन्स। याद रखना, ये इंटेग्रिन्स होते हैं जो सेल को, मैट्रिक्स को होल्ड करके रखते हैं, और यही होम्योस्टेसिस को बैलेंस करता है।
अगर ये होमोस्टेसिस का बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, आप समझ सकते हो दोस्तों। इसलिए याद रखना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फोकल एडेशंस होते हैं, डेस्मोसोम एंड हेमिडेस्मोसोम। ठीक है, अब इनका इंपॉर्टेंट देखिए, ये क्यों नेसेसरी होता है। मैंने डायग्राम उस दिन डाला था, आपको याद होगा, धागे धागे नुमा आपको बताया था। डेस्मोसोम सेल से सेल का जंक्शन होता है, जहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं दो एडजेसेंट के साथ में, यानी इस सेल को यहां पर जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसको मैक्यूला एडरेंस के नाम से इस डेस्मोसोम को जाना जाता है, यानी मैक्यूला को एडरेंट करता है। अगर आपको ये चीज समझना है तो इसके कार्य देखिए और इंपॉर्टेंस देखिए कि इनको मेरे को बताना क्यों पड़ रहा है आपको। दो एडजेसेंट सेल की मेम्ब्रेन जो एक दूसरे के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में रहती है, ठीक है, वो मोटी हो जाती है इसके कारण, और स्पॉट लाइक पैचेस बनाती है जो इंटरमीडिएट फिलामेंट और थिकन पैचेस के साथ अटैच रहती है। अर्थात अगर मैं कहूं ये दो सेल है और ये दो सेल में यहां पर ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए, तो ये मोटी नहीं होगी? ऑफ कोर्स मोटी होगी। अब आप मुझे बताओ, ये पतली की तुलना में ये मोटी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा कि नहीं होगा, मजबूती के साथ? और यही कारण है दोस्तों, ये फिलामेंट मेम्ब्रेन के पैरेलल होता है और ये कुछ फिलामेंट वहां पर रेडिएटिंग फैशन में अरेंज रहते हैं दोस्तों। जो जो यहाँ का जो डेस्मोसोम है, ये टाइट जंक्शन के जैसे कार्य करेगा, और जितने भी ट्रांस मेम्ब्रेनर प्रोटीन्स होते हैं डेस्मोसोम में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कैडरेंस होते हैं, और यही कैडरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल कराते हैं जब किसी चीज को अंदर भेजना है, किसी चीज को बाहर निकालना है इस रूप में। इसलिए यहां पर डेस्मोसोम का बहुत बड़ा रोल होता है। हेमिडोस्मोसोम आधा, हेमिडोस्मोसोम जो सेल का मैट्रिक्स से जंक्शन को कहते हैं, यानी यहां सेल सेल की बात नहीं कर रही है, अब सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो मैट्रिक्स होता है उसके लेवल पर बात करते हैं। सेल के इंटरमीडिएट फिलामेंट को एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, यानी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर का मटेरियल ले जाना। दो प्रकार के सेल जंक्शन में हाफ डेस्मोसोम होता है दोस्तों। केवल एक सेल की मेम्ब्रेन की थिकनिंग होती है, इसीलिए इसको हेमिडेस्मोसोम कहते हैं। अर्थात यहां पर एक कोई भी सेल का डेस्मोसोम और दूसरी का मैट्रिक्स का डेस्मोसोम होता है, अर्थात यहाँ दोनों सेल नहीं मिलती, कोई एक सेल और पर्टिकुलर मैट्रिक्स का होता है, इसीलिए इसको हाफ डेस्मोसोम का नाम दिया जाता है, हेमिडेस्मोसोम का नाम दिया जाता है। याद रखना, जितनी भी सेल के बेसल लेमिना होती है ना, वैसी हेमिडेस्मोसोम के लेवल पर होती है। आपको केवल इतना याद रखना है, यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट कहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। मेरा बताने का मतलब ही यही है, अगर आपको इन स्ट्रेंथ की एबनॉर्मलिटी नजर आती है, ऑर्गेनो बूस्टर C10 का उपयोग कर लेना, ऑर्गेनो बूस्टर C15 का उपयोग कर लेना, खुद समझ में आ जाएगा D10 के लेवल पर कि कॉलोन कैंसर को मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, ट्यूमर के मेटास्टेसिस को मैं कैसे रोक सकता हूं, गैंग्रीनल फोर्स। ठीक है, याद रखना, प्राइमरी ट्यूमर बॉडी के अन्य पार्ट में कैंसर सेल का जब स्प्रेड करता है, उस मैलिग्नेंट कंडीशन को मैं कैसे रोक सकता हूं, गैंग्रीनल फोर्स देकर रोक सकता हूं। अगर समझना है तो समझ जाना, एक सेल से दूसरी सेल में, एक सेल से मैट्रिक्स में, बेनाइन एक सेल से दूसरी सेल में, मैलिग्नेंट एक सेल से मैट्रिक्स में, याद रख लेना दोस्तों, इसीलिए मुझे समझाना पड़ा, अन्यथा मैं इसको स्किप कर जाता। याद रख लेना, कोलोन कैंसर इसके परिणाम होते हैं यदि डेस्मोसोम, इसलिए पढ़ाना पड़ा दोस्तों। जब मैं आपको कोलोन कैंसर बताऊंगा तब मैं आपको ये रिपीट थोड़ी कर पाऊंगा, है ना। यहां पर इसका रोल है कि ये दूसरे को अटैच कर रहा है, और जब अटैचमेंट फेल होता है या अबनॉर्मल अटैचमेंट हो जाता है, अबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है किसी भी मतलब इरिटेशन की वजह से, तो कोलोन कैंसर होता है। ठीक है, अब कोलोन कैंसर, तो कोलोन तो भाई सबसे हीटेड पार्ट होता है, सबसे मेजर पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, बहुत सारे रज पाए जाते हैं, फोल्ड पाए जाते हैं, आप लंबा करो कितना मीटर लंबा है ना। तो ऐसे लेवल पर उनकी स्ट्रेंथ ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और वहां पर अगर कोई ट्यूमर हो रहा तो कोलोन कैंसर डेवलप हो रहा, और वहां पर ट्यूमर अगर मेटास्टेसिस हो रही है, वो इसी डेस्मोसोम हेमिडेस्मोसोम के कनेक्शन के फेलियर के कारण हो रहा है, एबनॉर्मलिटीज के कारण हो रहा। माइंड कर लीजिएगा, अगर आपको समझना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट नजर आएगा। यानी डेस्मोसोम और हेमिडेस्मोसोम की अगर एबनॉर्मलिटीज अगर आप देख रहे हो, जंक्शन प्रोटीन का म्यूटेशन हो गया। यहां पर जब दो सेल को आप जंक्शन दे रहे हो, उस जंक्शन प्रोटीन का म्यूटेशन हो गया, आपको यह समझना पड़ेगा। डेस्मोसोम में जो जितने भी कैडरेंस होते हैं, ठीक है, और जो हेमिडेस्मोसोम उसमें जो इंटेग्रिन्स होते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो गई है, उन प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है।
करेक्ट। कोलोन कैंसर डेवलप हो गया तो आपको पता है कोलोन में कौन सी लेयर होती है, हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, कोलोन की कौन सी लेयर होती है उसमें हो गया, लेकिन उसमें कहां पर हम फट से बोल देंगे डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम में, पर्टिकुलर डेस्मोसोम में कैडरीन्स, हेमिडेस्मोसोम में इंटेग्रीन्स का जो प्रोटीन्स होता है जो बॉन्डिंग करता रहता है वो एबनॉर्मल हो गया, उसमें म्यूटेशन हो गया, यानी उस जंक्शन प्रोटीन का म्यूटेशन हो गया, हमें उस जंक्शन प्रोटीन को वहां से हटाना है, क्लियर करना है। अगर हमने क्लियर कर दिया देन हम वी कैन क्यूर कोलोन कैंसर। और हमारे ग्रुप के काफी सफल डॉक्टर्स में से एक है प्रतिमा मैम, ठीक है। जो लोग जानते हैं डॉक्टर प्रतिमा मैम को, 3 महीने के अंदर रेक्टल कैंसर, कोलोन कैंसर क्यूर किया है, कोलोरेक्टल कैंसर। हमारे ग्रुप में काफी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने कोलोरेक्टल कैंसर को क्यूर किया है। क्योर, हाँ मैं क्यूर ही बोल रहा हूं, ठीक है। याद रखना दोस्तों, यदि इन डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम को अगर आपने समझ लिया, इनके एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हुई, तो आप देखिए बुलस फिग्मस, ठीक है। पैम्पिगस का नाम किसने सुना है? बुलस पैम्पिगस जो होता है एक ऑटोइम्यून डिसीज है दोस्तों, ठीक है। और ये ऑटोइम्यून डिसीज, इसके साथ टेंस ब्लिस्टरिंग इरप्शंस स्किन में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लिस्टरिंग इन्फेक्शन जो होता है, आपको जितने भी वहां पर ब्लिस्टरिंग इरप्शंस होते हैं आपको बड़े 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 नजर आए। मछली के स्केल देखिए आपने, मछली के ऊपर स्केलिंग होती है ना, इस प्रकार के नजर आते हैं। डेस्मोसोम में कैडरीन्स और हेमिडेस्मोसोम में जो इंटीग्रिन्स होता है, इसके खिलाफ आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है, ठीक है। वहां नहीं बताएगा कोई भी, यहीं पर बताएगा कि हेमिडेस्मोसोम और डेस्मोसोम में पर्टिकुलर इंटीग्रिन्स और कैडरीन्स के लेवल पर एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है। अब एंटीबॉडीज कब डेवलप होती है? कोई बॉडी में एंटीजन लगा, ठीक है, वो एंटीजन लग रहा है, यानी बॉडी को लग रहा है कि ये मेरे खिलाफ काम कर रहा है, उसके खिलाफ वहां पर जो बी सेल, टी सेल्स होती है, मैक्रोफेजेस होती है, मास्ट सेल्स होती है, वो काम करना शुरू करती है और वहां पर बी सेल उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। इसीलिए याद रखने की जरूरत है, जितनी भी एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट इन्हीं प्रोटीन्स के माध्यम से होता है, लेकिन जब अटैचमेंट लूज हो गया तो क्या होगा भाई? ठीक है, जब लूज होगा आपको पूरी बॉडी में ब्लिस्टर डेवलप होंगे, ठीक है। आपको ब्लिस्टर जो डेवलप होता है ना, वो इसी आपके हेमिडेस्मोसोम, डेस्मोसोम के लेवल पर ही होता है। इसलिए याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे जो प्रोटीन से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं कैम्स, CAMS, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स, कैम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेल एडेशन प्रोटीन मॉलिक्यूल सेल के सरफेस पर पाया जाता है, सेल की सरफेस पर स्थित होता है। इसीलिए सेल एडेशन मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है? ये कैम्स का फंक्शन क्या है? कैम्स सेल को अपनी नेबरिंग सेल या बेसल लेमिना, जो बेसल मेम्ब्रेन होती है, उसके लिए वहां पर उसको बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? घाव हो गया आपको, है ना। अब घाव हो गया, आप खूब गैंग्रेनल फोड़ दे रहे, घाव ठीक ही नहीं हो रहा। जान रहे हो क्या हो रहा है? सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स काम नहीं कर रहे, है ना। सेल एडेशन मॉलिक्यूल काम करेंगे तभी आपका घाव फट से ठीक हो जाता है ना। देखो मेरे सविता मैम का प्रोटोकॉल देखो, गैंग्रेनल फॉर D4 स्प्रे एंड गैंग्रेनल फॉर D7, कितना बड़ा एनल फिशर का ऑपरेशन करा हुआ, वो सॉरी एनल फिस्टुला का लेवल वहां पर उन्होंने तुरंत कवर कर दिया, विद इन 25 डेज में पूरा सील हो गया। इट्स अ मिरेकल, ठीक है। यही कारण है दोस्तों, इंटरसेल्यूलर जो कनेक्शंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करता है दोस्तों। और टिश्यू के, याद रखना, टिश्यू के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपको, फिर दोहरा रहा हूं कि गैंग्रेनल फोर्ड और ऑर्गेनो बूस्टर अकेला यूज कीजिएगा, बिकॉज वो इस पूरी प्रोसेस को समझकर काफी 112 होम्योपैथ डॉक्टरों ने हमने मिलकर बनाया है दोस्तों, मेरा अकेले का नहीं है। इसलिए याद रखना, इंटरसेल्यूलर कनेक्शन का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और टिश्यू के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण रिस्पॉन्सिबल होता है उस कंडीशन के लिए, ठीक है। फंक्शन तो किसी का भी आप आपकी मेडिसिन से, प्रोटोकॉल से ठीक कर दोगे, स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए आपको स्ट्रक्चर की मेडिसिन ऐड करना पड़ेगा। हर जगह बॉडी का स्ट्रक्चर एक जैसे से ठीक होता है, इन्फ्लामेशन तो एक ही होता है ना, इन्फ्लामेशन तो एक जैसा होगा, बस ये है सेल अलग, टिश्यू अलग, ऑर्गन अलग, सिस्टम अलग। आप मेडिसिन भी उसी तरह से हमने ऑर्गेनो बूस्टर बना दिया, गैंग्रेनल फोर्ड बना, ठीक है। याद रखना दोस्तों, सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स के टाइप पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। आप कराते हो ना, मैं आपको बता रहा हूं, सेल एडिशन मॉलिक्यूल 4 प्रकार में क्लासिफाई कर रहे हो। एक होता है कैडरिन,
हमने पढ़ा भी, कैडरिंग नेबरिंग सेल के बीच में मॉलिक्यूलर लिम्ब का निर्माण करता है, मॉलिक्यूलर लिम्ब बना दिया, और ये कैम्स एडरेंस जंक्शन और डेस्मोसोम को बनाने का काम करता है। और ये मैंने अभी बताया आपको कितना इंपॉर्टेंट जोड़ने का काम करता है, इवन कोलोरेक्टल कैंसर के लेवल पर, मैलिग्नेंट टिश्यू के लेवल पर आपको मैंने बताया। दूसरा होता है इंटीग्रिन, जो अंदर पाया जाता है। इंटीग्रिन फोकल एडेशन और हेमिडेस्मोसोम का निर्माण करता है, बताया मैंने। और आईजीजी सुपर फैमिली, याद रखना, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है। इस फैमिली का मॉलिक्यूल नर्वस सिस्टम में सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है, पूरे नर्वस सिस्टम में, यानी आपकी इम्यूनिटी का लेवल कौन मेंटेन करता है, आईजीजी। ठीक है, इस फैमिली का जो मॉलिक्यूल होता है नर्वस सिस्टम में, कैडर, अगर सेल डिवीजन की या सेल एडिशन की बात करोगे, उस मॉलिक्यूल का कनेक्शन इससे जुड़ा होता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो फिर सिलेक्टिन्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर्स के जैसे एक्ट करता है सिलेक्टिन्स। ठीक है, इसलिए लिगेंड्स या म्यूसिन ये प्लेटलेट्स और एपिथेलियल सेल्स में पाया जाता है, और प्लेटलेट और एपिथेलियल सेल्स का काम आपको पता है, जब हम अभी टिश्यू पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। प्लेटलेट कम हुआ तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है ना। तो ये प्लेटलेट क्या करता है, एडेशन मॉलिक्यूल होता है, कोई चोट लगी वहां पर पर्टिकुलर फाइबर के साथ, फाइब्रिन के साथ प्लेटलेट उसके ऊपर जमा हो जाएगा, उसके ऊपर आरबीसी और सारी सेल जमा हो गई, ब्लीडिंग क्लोज हो गई, है ना, एडेशन मॉलिक्यूल। इसीलिए आपको याद रखना है इन चारों को, कैडरिन्स, इंटीग्रिन्स, आईजीजी सुपर फैमिली एंड सिलेक्टिन। These 4 types are very important to your practice, याद रखना। चलिए खत्म ये टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। आपको पता होना चाहिए ईच में या कोई भी चीज जो आप खा पी रहे हैं वो कैसे आपके सेल के अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, कौन सी माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो डायरेक्ट किसी भी पानी में या आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिसॉल्व हुआ और डिसॉल्व होकर चले गए। आप देखते हो ज्यादा से कम की तरफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है, जाता घुल के जाता है, फिर यहां पर कम था अब बढ़ गया, ज्यादा हो गया, तो यहां से घुलकर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये प्रोसेस लगातार आपकी बॉडी में चलती रहती है, इसे ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये दो तरीके से होता है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, याद रखना, बॉडी में पाए जाने वाली सभी सेल को जितने भी एसेंशियल सब्सटेंसेस की जरूरत होती है, जैसे कि न्यूट्रिएंट, जैसे कि वाटर, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। आप कहते हो ना कि भाई इसको 10 लग गया, इसको इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है, कहां से दोगे आप, कैसे दोगे, कैसे जाएगा बताओ मुझे। न्यूट्रिशन कैसे जाएगा आपकी सेल के अंदर, वाटर कैसे जाएगा आपके सेल के अंदर, बताओ मुझे। ठीक है, इस कंडीशन में जाएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट आदि की जरूरत आपकी बॉडी में लगातार बहुत सारी चीजों की जरूरत अप एंड डाउन में होती रहती है। क्यों होती रहती है, अगर आपको ग्रोथ करना है, नहीं करना मत करो, आप भूखे रह लो, आप डिमोशन में चले जाओगे। ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है, उसकी बॉडी में हर ऑर्गन में, हर टिश्यू में, हर सेल में डिमांड होती है, उसी डिमांड को पूर्ति करने के लिए ये प्रोसेस लगातार होती है। यहां पर सेल उसका उपयोग करके मेटाबॉलिक प्रोसेस करता है, अर्थात प्रत्येक सेल में एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस होती रहती है, और इसी कारण से बहुत सारा बनता है, बहुत सारा बिगड़ता है। इसीलिए अनवांटेड सब्सटेंसेस जैसे वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर निकालते हैं। इसीलिए सेल में ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जितने भी ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है उसके माध्यम से पूरा होता है। अब ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम कैसे करता है ये आपको जानना बहुत नेसेसरी है, और अगर आप और मैंने ये चीज जान ली देन हमें कोई भी किसी से लेना देना नहीं, हमारा प्रोटोकॉल 100% श्योर परफेक्ट होता है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेड होता है, हमने पढ़ा है दोस्तों, सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब यहां पर दो चीज होती है, एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक होता है इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, यानी सेल के अंदर, स्वयं सेल के अंदर, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर। ठीक है, याद रखना दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर अदा करते हैं। जब आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के बीच में डिफरेंट सब्सटेंसेस को देखते हो, वो ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन में, पर्टिकुलर जो सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था लिपिड लेयर, हमने पढ़ा था प्रोटीन लेयर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। लिपिड सॉल्युबल को लिपिड लेयर और वाटर सॉल्युबल को प्रोटीन लेयर बहुत आसानी के साथ वहां पर कनेक्ट कर ली है, हमारे अंदर वहां पर ले लेती है सेल के अंदर और बाहर छोड़ देती है। इसीलिए जो बेसिक मैकेनिज्म होता है ट्रांसपोर्ट का, दो प्रकार से होता है दोस्तों, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है, ये दो मैकेनिज्म एक्टिव
एंड पैसिव, दोनों मैकेनिज्म सेल के अंदर पर्टिकुलर सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए नेसेसरी होता है। ठीक है, अगर आपको ये पता है ना, आप इसी प्रोसेस का उपयोग करिए और रिजल्ट लीजिए। कई लोग कहते हैं साहब हम तो डिस्टिल वाटर बेस्ड मेडिसिन करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कई लोग कहते हैं ग्लोबल्स का प्रयोग करेंगे, वो भी ठीक है। कई कहते हैं नहीं हम डीजल का उपयोग करेंगे, वो भी ठीक है। लेकिन बेटर एडॉप्टेशन, कौन फास्ट एडॉप्ट कर रहा है, यहां पर जिक्र होना चाहिए दोस्तों। कौन फास्ट एक्ट कर रहा है, कौन रिजल्ट दे रहा है, ये होना चाहिए। या ये होना चाहिए कैसे जा रहा है अंदर, कौन क्या कर रहा है, सबको रिजल्ट आ रहा है। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो डिस्टिल वाटर, ग्लोबल्स, डीजल का उपयोग करके वहां रिजल्ट दे रहा, सबको रिजल्ट आ रहा है, लेकिन अपने अपने तरीके से आ रहा है। लेकिन साइंटिफिक अप्रोच ये कहती है कि आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोमेपैथ के मेडिसिन अगर आप अंदर डाल रहे हो तो मुझे बताओ बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो याद रखना कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट या इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, ये दोनों के साथ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना कहलाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की बात होती है, इसे हम डिफ्यूजन या डाउनहिल मूवमेंट कहते हैं। भाई आपके घर के पास में नदी जा रही है, आप नदी से डायरेक्ट पानी सबके घर में पहुंचा रहे हो क्या? डायरेक्ट नहीं ना। आपने आपके यहाँ एक बड़ी नगर पंचायत, नगर पालिका ने एक बड़ी टंकी बनाई, वहां से नल को चढ़ा दिया, पाइपलाइन को चढ़ा दिया, पानी वहां भर दिया, और वहां हर मोहल्ले में घंटे घंटे भर के बाद में नल आपने छोड़ दिया। अभी यहाँ दे दिया बंद करो, अभी यहाँ दे दिया बंद करो, अभी यहाँ दे दिया, सब जगह दे दिया, होता है ना। याद रखना ये डाउनहिल मूवमेंट होता है। आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। यहां से वहां भर दिया और वाल खोल दिया, सब जगह चली जाएगी। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट रिवर में वाटर फ्लो के डायरेक्शन में स्विमिंग के जैसे होता है। यानी जब आपके यहाँ बाढ़ आ रही है तो किधर से आएगी, उल्टी जाएगी क्या? नहीं ना, जहां पानी ऊपर ज्यादा गिरा ऊपर से बहकर निकला, इस प्रकार से गया है ना। वैसे ही यहाँ पर भी आपकी बॉडी में इसी प्रकार का मैकेनिज्म होता है। और यहाँ पर जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। याद रख लेना इस बात को, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। और टिपिकली डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, याद रख लीजिएगा। टिपिकल डिफ्यूजन दो प्रकार का होता है, एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ठीक है, ये सिंपल डिफ्यूजन, ये फैसिलिटेड डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेट किया जा रहा है, प्रोटीन के साथ जुड़कर वो मॉलिक्यूल्स आगे जा रहा है, ये डायरेक्ट यहां पर जा रहा है। ठीक है, याद रखना सिंपल, जब कोई भी सब्सटेंसेस का सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से, या तो लिपिड लेयर या प्रोटीन लेयर के माध्यम से डायरेक्ट हो रहा है। आपको पता होना चाहिए, आप डायरेक्ट बोलिए। सेल मेम्ब्रेन में दो लेयर होती है, लिपिड लेयर, प्रोटीन लेयर, उनके बीच में कार्बोनेट लेयर होती है, जिसके माध्यम से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए आपको। इसीलिए जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन लेयर होती है वो वहां पर बाइंड करती है और कैरियर प्रोटीन बनाती है। उस कैरियर प्रोटीन से वो पर्टिकुलर सब्सटेंस से जुड़ता है, ये जुड़ गया, ठीक है, और जुड़कर वहां पर बाहर की तरफ निकलता है। इसलिए ये फैसिलिटेड मूवमेंट कहलाता है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपको देखने को मिलता है दोस्तों। इसीलिए अगर आप मॉडर्न साइंस की बात करते हो तो मॉडर्न साइंस में इसी चैनल को अलग अलग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, डिफ्यूजन के तीन कैटेगरीज बना दी, सिंपल डिफ्यूजन बाय लिपिड लेयर। ठीक है, बहुत सारे चीजें आपने देखा होगा जो लिपिड में घुलनशील होती है, बहुत सारी आपने देखा होगा वाटर में घुलनशील होती है। ठीक है, इसलिए याद रखना सिंपल डिफ्यूजन लिपिड लेयर के माध्यम से, सिंपल डिफ्यूजन प्रोटीन लेयर के माध्यम से, और फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैरियर प्रोटीन के माध्यम से। ये सारी प्रोसेसेस आपको टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलती है दोस्तों। इसलिए जब आप सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर की बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन की आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि टेबल प्रैक्टिस में ये 5 मिनट आपकी जिंदगी बदल देगा, और अगर नहीं बदला तो पाटीदार नाम नहीं मेरा। याद रखना सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर। अगर आपके पास बहुत सारे केस आएंगे जहां पर ये 5 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। सेल मेम्ब्रेन के साथ जब लिपिड लेयर केवल लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस को पास करता है, बता दो मुझे आपके डेली लाइफ में आप क्या यूज करते हो जो लिपिड सोल्यूबल है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं ना आप कुछ नहीं कर सकते। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल को ही अपने में से पास होने देती है, माइंड कीजिए। अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन को
कार्बन डाइऑक्साइड को, अल्कोहल को आप वहां पर अपने में से पास होने देते हो तो लिपिड लेयर के माध्यम से डिफ्यूजन होना लिपिड में सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां पर आपको ये प्रोसेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आना चाहिए दोस्तों। यानी ये प्रोसेस टेबल प्रैक्टिस में आपके लिए बहुत महत्व रखेगी जब आप यहाँ पर टेबल प्रैक्टिस में इस चीज का महत्व लेकर चलेंगे। ठीक है, ये लेवल अगर आप लेकर चलेंगे तो आपकी टेबल प्रैक्टिस में हमेशा इस चीज का महत्व देखने को मिलेगा। लेकिन जब सिंपल डिफ्यूजन अगर प्रोटीन लेयर के माध्यम से आप बात करते हो तो ठीक है, आपको याद रखना है सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन लेयर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस को अपने में से पास होने देती है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोटीन लेयर के माध्यम से डिफ्यूज होता है। अब मुझे केवल इतना बताइए, मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे इस चीज का फास्ट रिजल्ट लेना है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि यहां पर मुझे वाटर की चीजों को अंदर पहुंचाना है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे कैसा प्रोटोकॉल देना है। यदि किसी को दस्त लगा, आप क्या करते हो? आप उसको कहते हो पानी इसको ज्यादा दो, आप कहते हो इलेक्ट्रोलाइट डाल के दो, बोलते हो ना। आपको पता होना चाहिए आपने सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर किया है। ठीक है, याद रख लेना, आपने कोई भी मेडिकेशन को अगर डीजल के रूप में दिया, आप बोल दो लिपिड लेयर के माध्यम से मैंने तुरंत, क्योंकि सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी लिपिड लेयर की होती है, ऑक्सीजन आपको बताने की जरूरत नहीं, फट से अंदर ले जाइए। ठीक है, फटाफट। और यही कारण है जितने भी कोरोना के लेवल पर आप लोगों में से जनरल टॉनिक D5 D6 में S5 C5 B1 P1 B का प्रयोग किया गया, मैक्सिमम लोगों ने देखा है कि 48-50 का जो ऑक्सीजन लेवल 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे के बाद 95-98 पर आ गया था। इसी प्रोसेस को फॉलो किया था हम लोगों ने, फटाफट वहां पर रिजल्ट लेकर आए। और हमने कहा था डीजल में उपयोग करना, फटाफट आएगा रिजल्ट, सारे लोगों ने प्रूव किया था बिकॉज ऑफ दिस क्राइटेरिया। इसलिए आप याद रखना दोस्तों, सिंपल डिफ्यूजन थ्रू लिपिड लेयर एंड सिंपल डिफ्यूजन थ्रू प्रोटीन लेयर, हमें पता है कि कौन सी डिसीज में कैसा काम कर रहा है। ठीक है, आपको जब किसी भी लेवल पर मेटाबॉलिक वेस्ट का, भाई कैंसर है, आप कैंसर में S10P1B का प्रयोग कर रहे हो, व्हाई यू आर चूजिंग, आप देवांगन सर को पूछो क्या बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, आप इसलिए प्रयोग कर रहे हो कि आप वहां पर गैंग्रीनल फोर्ट वगैरह से आप फंक्शनल मेडिसिन देकर पर्टिकुलर उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो S10P1B के माध्यम से, और वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हो रहा है उसको बाहर निकाल रहे हो। यही तो मैकेनिज्म है, आप लिपिड लेयर से काम कर रहे हो। ठीक है, याद रखना दोस्तों, और यही कारण है आपके रिजल्ट इन्हीं प्रोसेस के बिहाफ पर काम करके फटाफट रिजल्ट आपको आपकी टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके पहले तो हमें कभी रिजल्ट नहीं मिले इतने फास्ट, है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, और यही कारण है आपकी बॉडी में बहुत सारे चैनल काम कर रहे हैं। ठीक है, इन चैनल के लेवल पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा डिटेल है जो मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर इस चीज को कंफ्यूजन हो। ठीक है, कई चैनल होते हैं, आप जब यहाँ पर चैनल देखोगे, आयरन चैनल्स होता है, सोडियम चैनल होता है, ठीक है, पोटेशियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है, क्लोराइड चैनल होता है। मैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं, और इतना डिटेल मैं नहीं पढ़ाना चाहूंगा दोस्तों क्योंकि ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। लेकिन ये जरूर बताऊंगा इन चैनल का रेगुलेशन आप कैसे कर सकते हो, और अगर आप इन चैनल को रेगुलेट करोगे तो आपको बहुत आसानी से जो कैरियर प्रोटीन होते हैं, ये कैरियर प्रोटीन के रूप में काम करते हैं, और ये किसी भी सेल के लेवल पर उस प्रोटीन के साथ कनेक्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह जाना, वहां पर अप्रिशिएट करता है, और बहुत तेजी के साथ में आप किसी भी ऑर्गन में जहां सोडियम चैनल का काम है, कैल्शियम चैनल का काम है, पोटेशियम चैनल का काम है, जैसे आप किडनी ले लो, रीनल फंक्शन, आप लीवर फंक्शन ले लो, ठीक है, आप बॉडी के किसी भी सेल टिश्यू के स्ट्रक्चर का फंक्शन ले लो, आपको याद रखना है वहां पर आपको ये चैनल का प्रयोग करना है। जैसे एक सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूं, ये आपका कोई चैनल है, मान लो ग्लूकोज है, यहां पर आया, सेल के करीब आया, देखो डायरेक्ट डिफ्यूजन हो गया, डायरेक्ट यहां से आ गया, ये डायरेक्ट डिफ्यूजन है। ठीक है, अब यहां पर देखो ये ग्लूकोज आ रहा है, डायरेक्ट उस लिगेंड गेटेड या पर्टिकुलर जो चैनल के यहाँ पर गैप जंक्शन है, उस गैप जंक्शन में से एक्स्ट्रा सेल्युलर से इंट्रा सेल्युलर में बहुत आसानी से आ गया। यहाँ पर देखो चैनल क्लोज है, गेटेड चैनल होता है, चैनल क्लोज है, तो ये बाहरी ग्लूकोज कनेक्ट है, लेकिन
जब ये चैनल ओपन हुआ, फट से यहाँ से एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में आसानी के साथ में न्यूट्रिशन आ गया दोस्तों। ये सामान्य प्रक्रिया है। ए, बी और सी, ये तीनों चैनल आपकी बॉडी में साइमल्टेनियसली हर सेल में, हर टिश्यू में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम में, हर बॉडी में होते रहते हैं। और इसी के माध्यम से, इसी नॉर्मल होम्योस्टेसिस के माध्यम से आपका बॉडी एक स्थिर वे में, कांस्टेंट वे में काम करता रहता है। किसी ऑर्गन की डिमांड बढ़ी घटी, उसी एंकर जंक्शन के माध्यम से बैलेंस हो जाता है दोस्तों, याद रखना। दूसरी बात, जब स्टेज 1 और स्टेज 2 होती है, जब बहुत जगह ऐसे सिस्टम काम करेंगे जो आपका सोडियम, पोटेशियम, ये कैल्शियम चैनल होता है, जैसे हम हार्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी बताऊंगा, किडनी पढ़ेंगे तो उसमें भी बताऊंगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। ये जो चैनल होता है, मान लो ये आपका पर्टिकुलर ग्लूकोज के कण है, ये ग्लूकोज इस प्रोटीन गैटेड चैनल के अंदर क्लोज हो गया, ठीक है, इस कैरियर प्रोटीन से जुड़ गया। अब ये कैरियर प्रोटीन एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड से इंट्रा सेल्युलर फूड में इसी कैरियर प्रोटीन के माध्यम से आएगा। जब ये कनेक्ट होकर एक साइड इधर बंद हो गया, इधर ओपन हो गया, तो वहां से कनेक्ट करा, अंदर कर लिया, और यहां पर कनेक्ट करके एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड से इंट्रा सेल्युलर फूड में इसको लाके छोड़ दिया। तो ये प्रोसेस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन कहलाती है दोस्तों, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, कल मैं आपको इसका रेगुलेशन ऑफ चैनल्स बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट। बल्क फ्लो क्या होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू कंट्रोल ओडिमा, एंड टू कंट्रोल ऑल बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। तो आज हम यही रखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चनिंग है तो आप लोग कर सकते हो दोस्तों। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. Connect to Boat Zone 650. जी रामकिशन जी, रामकिशन जी, रामकिशन जी। गुरुदेव प्रणाम। जय मेटी। जय मेटी सर जी। सर, एक अकेले इंसान की जो गलती है उसकी सजा बाकियों को मत दीजिए, वो सुधर जाएगा, भी नया है। अरे सर ऐसा नहीं है, देखो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो मेरी ईमानदारी से आपको सब कुछ दूंगा। मैं जब भी देने को सोचता हूँ ना, मेरा दिल से देता हूँ सर, मुझे रखना ही नहीं है। मेरी एज क्या है, मेरे गुरुओं ने मुझे कुछ नहीं दिया, आज वो दे देते तो आज हम लोग करोड़पति होते, ठीक है ना। आज हम लोग दे रहे, निस्वार्थ दे रहे। अभी देखो, मैं रूट का पूरा डिस्क्रिप्शन डालूंगा आज, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसे इसी जगह काम करता है, ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल डालूंगा रामकिशन सर, बेफिक्र रहो। नहीं, हाँ सर, बात सही। हाँ, आपकी बात सही है सर, पर क्या है कि जो फीडबैक के साथ में जो मेडिसिन दे दी वो अगर बता दी ना, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता सर। सर मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मैंने उनको कहा कि आप प्रूफ करो, ठीक है। मैं 140 फार्मूले दे रखा हूँ, आपके ग्रुप मेंबर 386 मेंबर है, मैं पार्ट 2 में, ठीक है। उन पार्ट 2 में मैंने 140 लोगों को प्रोटोकॉल दिए प्रूफ करने के लिए, अलग अलग, जो मेरे नए प्रोटोकॉल्स हैं। और जब वो प्रूवन होंगे ना, मैं कह रहा हूं कि दूसरे ग्रुप में तहलका मच जाएगा, इतने गजब के प्रोटोकॉल्स हैं। कई लोग मुझे बोलते हैं आपने इतनी सारी मेडिसिन ऐड कर दी, S5, C5, F1, A3, L1, L1, P2, और खुद जाके बनाते हैं, और जब यूज करते हैं ना, जब मुझे फोन करके बोलते हैं सर आपका एक ऑडियो सुना था, उसमें इतनी सारी मेडिसिन, तो हमको आश्चर्य हुआ था कि यार इतनी सारी मेडिसिन यूज करें, लेकिन जिस दिन रिजल्ट लिया तब हमको समझ में आया यार इसका लॉजिक क्या है, ठीक है। लॉजिक पे जाइए, फिजियोलॉजी एनाटॉमी से बाहर एज में कुछ भी नहीं है सर, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। जी जी, मुकेश सर, मुकेश बाबू गुप्ता सर। नमस्ते सर। जी गुप्ता सर। सर, जो लखनऊ वाला पेशेंट था ना सर, जो मैं बता रहा था जीजा जी के दोस्त के जीजा जी, सर उनकी सारी फूड पाइप और वो सारी चीजें निकाल दी। परसों मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई, और उनका वेट भी बढ़ गया, और चेहरे पे ग्लो। जो डॉक्टर ने बोला था इसको ले जाओ, घंटे 2 घंटे का मेहमान है, वही कह रहा है जी बहुत अच्छी रिकवरी है, कैसे करा। बहुत बढ़िया सर, ये कॉन्फिडेंस की चीज है सर। बस सर एक ही दिक्कत हो रही है, उनके ना जो पाँव और हाथ जो है ना सर, एक वो स्टिफ हो गए, वो मतलब मूवमेंट के लिए, बाकी तो आराम है। उसके लिए सर हम ऑर्थो पेन दे दे सर,
पेन ऑयल ऑर्थो वाला जो है। सर ये वाला ऑयल दो, बहुत अच्छा काम करेगा, रूम ऑयल। ठीक है, स्प्रे बना के दो, स्प्रे बना के दो, आप केवल स्प्रे करना, मसाज नहीं करना, केवल नर पे काम करना है। जो लॉ पोलरिटी होती है ना, उस लॉ हाँ जी। पोलरिटी पे काम कराओ इसका। मजेदार काम है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है? सर आपका। जी मोरे सर, विष्णुदेव मोरे सर। जईने बाय उतरे जाए ना रहा। हेलो विष्णुदेव मोरे सर। चलिए, और किसी को क्वेश्चन है? ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं हम।